हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 19 दिसंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें तो देखो, गोवा को हमने लिबरेट करने के लिए यानी गोवा को मुक्त कराने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन विजय, जिसमें हमारे भारत की नौसेना मतलब तीनों सेनाएं ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेवी, आर्मी एंड जो भी एयरफोर्स है सब ने पार्टिसिपेट किया था। एंड गोवा को हमने मुक्त कब कराया था? पुर्तगालियों से 1961 में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। गोवा जो है किससे आज़ाद हुआ है? पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ है। कब? 1961 में। एंड इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अफोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में यहाँ पर फैक्ट लिखा हुआ है कि 1509 से लेकर 1515 तक जो है यह सेकेंड वाइसरॉय रहे थे पुर्तगीज़ के भारत में। ठीक है, एंड इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अफोंसो एडवांस 3-fold पोर्तुगीज ग्रांड स्कीम ऑफ कॉम्बैटिंग इस्लाम, स्प्रेडिंग क्रिस्टियनिटी, एंड साथ साथ में जो है इन्होंने मसालों की भी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा करवाया है। ठीक है, एंड इन्होंने गोवा को कंक्वेयर कब किया था, यानी गोवा को जो है कब्जे में कब लिया था इन्होंने? 1510 में। एंड गोवा आज़ाद कब हुआ है? 1961 में। कितने सालों बाद? 451 ईयर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय चलाया था गोवा को मुक्त कराने के लिए 1961 में। आगे देखेंगे, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये हेलीकॉप्टर जो है बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। हमें जो है टोटल 6 हेलीकॉप्टर्स लेने थे, 3 पहले मिल चुके थे, अभी 3 मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इंडियन आर्मी रिसीव्ड लास्ट 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स कंप्लीटिंग इट्स 6 हेलीकॉप्टर फ्लीट। एंड ये जो है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। आगे देखेंगे, ये अपाचे हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है, इंडिया साइंड अ वीजा वेवर एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट ऑफिशियल ट्रेवल विथ विच कंट्री। तो ये हमने सऊदी अरबिया के साथ किया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रख सकते हो। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक मिनट, ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस प्रोसीड्यूरल डिलेज, फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्ट्रेंथ बायलैटरल कोऑपरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ समिट एंड इवेंट के नेम दिए गए हैं, जिनको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 जो है गुजरात के महसाना में हुआ है। विकसित भारत बिल्डएथॉन 2025 इंडिया में हुआ है। पर्पल फेस्ट 2025 एग्जाम में आया है, ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। FAO इंडिया 80 ईयर्स पार्टनरशिप इवेंट इंडिया में आयोजित किया गया। आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेरेशन इवेंट जो है इंडिया में आयोजित हुआ है। ISA 2025 ग्लोबल सोलर इनिशिएटिव लॉन्च जो है कहाँ पर किया गया? इंडिया में ही। सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में आयोजित हुआ। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है ये भी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। अर्थ समिट 2025-26 की बात की जाए कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत में ही। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली। फिर आपका 22nd ऑल इंडिया TDS कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित हुआ। ग्लोबल बिग कैट समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है 2025 का न्यू दिल्ली। फिर है 30th CII पार्टनरशिप समिट जो है विशाखापट्टनम। एंड PM मोदी ने चेयर किया है 60th DGP IGP कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? रायपुर में। नेक्स्ट है, हु वाज राम वांजी सुतार हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। तो रामवी सुतार का आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, ये स्कल्पचर थे हु डिजाइन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मूर्तिकार थे। एंड काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ इन्होंने बनाया है अभी तक। इनका जो अभी हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको देखो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस लिए फेमस थे इतना ज़्यादा? ये क्रिएटर थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किस नदी के तट पर है ये? नर्मदा नदी के तट पर है, याद रखिएगा। अच्छा, एक वहाँ पे आइलैंड है, ठीक है, उसी पर जो है ये स्टैचू बनाया गया। उस आइलैंड का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए, ठीक है।
रामवी सुतार को अवार्ड्स की हम बात करें ना तो पद्मश्री इनको मिला था 1999 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2016 में, टैगोर अवार्ड 2018 में, एंड अभी कुछ पिछले साल ही 1-2 साल पहले जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी इनको मिला है। आइकॉनिक वर्क्स की इनकी बात करें तो स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ महात्मा गांधी की भी इन्होंने स्टैचू बनाई है एंड छत्रपति शिवाजी की भी इन्होंने स्टैचू बनाया है। रामवी सुतार मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रामवी सुतार जी हैं ये, ठीक है, एंड बाकी जो है ये उनकी मूर्ति को बना रहे हैं। नेक्स्ट कुछ ऑबिचरीज को हम रिवाइज कर लेंगे जो हाल ही में जिनका निधन है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। कुमारी कमला की बात करें तो ये भारतनाट्यम डांसर थी। उडो कियर की बात करें तो जर्मन के एक्टर थे ये। एंड फोल्ड फ्लेचर की बात करें तो ये जो है लास्ट लिविंग विटनेस ऑफ द टोल्सा रेस मैसेकर, ठीक है। एंड ली सून जे की बात करें तो साउथ कोरियन एक्टर थे। धर्मेंद्र जी के बारे में आपने सबको पता है, सबने पढ़ा है आपने, वेटरन बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं एंड इनको जो है ही मैन के नाम से जाना जाता था, याद रखना। कामिनी कौशल इंडियन एक्ट्रेस थी। फिर यहाँ पर है सालू मरादा थिमक्का, ये जो है इन्वायरमेंटलिस्ट थी एंड उन्होंने लगभग अपने जीवन में 385 प्लस बनायन ट्रीज को लगाया है, याद रखिएगा। जेम्स डी वॉटसन की बात करें तो को डिस्कवर ऑफ DNA डबल हेलिक्स। सुलक्षणा पंडित की बात करें तो सिंगर एंड एक्ट्रेस थी ये। गोपीचंद हिंदुजा की बात करें तो ये चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप थे, याद रखिएगा, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये। एंड किम योंग नाम की बात करें तो ये फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट रह चुके हैं नॉर्थ कोरिया के। चार्ल्स कोस्टे की बात करूँ तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा समय तक जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है वो जीवित थे ये काफ़ी समय से। अभी जो है इनका निधन हो चुका है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। एंड मैनुअल फेडरिक की बात करें तो फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज प्राइम मिनिस्टर बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर। तो इथियोपिया ने अपने हाईएस्ट ऑनर को दिया है, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले विश्व नेता बने हैं? तो ये हैं भारत के, अभी गए थे PM मोदी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी रिसीव्ड इथियोपिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया, याद रखिएगा। एंड ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी अहमद अली, उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। एंड अवार्ड सेरेमनी जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? एडिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो कि एडिस अबाबा में है। एंड एडिस अबाबा जो है ना ये राजधानी है, ठीक है, इथियोपिया की, थोड़ा सा याद रखना। आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं नरेंद्र मोदी जी के। तो अभी तक देखो इनको काफ़ी सारे देश के ना सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, जैसे कि ओमान का है फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ओमान। फिर इथियोपिया का मैंने आपको बता ही दिया ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। नामीबिया का है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ठीक है। एंड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये जो है ब्राज़ील का है। त्रिनिदाद एंड टोबैको का है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना की बात करें, ये घाना का है। साइप्रस की अगर बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। फिर यहाँ पर मित्र विभूषण इनको अवार्ड मिला है श्रीलंका के द्वारा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। मॉरिशस के द्वारा दिया गया था ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्स एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की बात करें तो ये दिया था कुवैत ने। गुआना ने दिया ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस। फिर यहाँ पे बारबाडोज ने दिया ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। नाइजीरिया ने दिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर। डोमिनिका ने दिया है, डोमिनिका के द्वारा दिया गया डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। फिर है रसिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ एपोस्टले, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार लिस्ट देख लेना, सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको पढ़ना है। PDF आपको हम कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इंडो पाठशाला का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए PDF के लिए। नेक्स्ट है व्हाट न्यू फीचर हैज अमेजॉन पे इंट्रोड्यूस्ड फॉर UPI ट्रांजेक्शन इन इंडिया में। तो अब देखो क्या हो गया ना, फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन को भी जो है इसने दे दी है, इस तरह का है जो इंट्रोड्यूस्ड किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन फॉर UPI ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए इनेबल एंड्रॉयड यूजर टू अप्रूव UPI ट्रांजेक्शन अप टू 5000 यूजिंग फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन। या तो आप फिंगरप्रिंट लगाओ या तो अपना जो है फेस
फ़ोन के सामने रखो, आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अमेजॉन पे के द्वारा ये लॉन्च किया गया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई पेमेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच बिल अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2025 इनेबल्स रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो देखो, अभी तक जो भी न्यूक्लियर पावर है ना, ये सब कुछ किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लेकिन अभी जो है एक नया बिल आया है जिसका नाम है शांति बिल 2025। अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं एंड जो भी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो भी अपना जो है निवेश कर सकती है न्यूक्लियर पावर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शांति बिल 2025। यहाँ पर देखो, शांति का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है एग्जाम के लिए, फुल फॉर्म। शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति बिल 2025 को जो है इंडिया का न्यूक्लियर फ्रेमवर्क बनाया गया है ये। ठीक है, एंड बात करें, इसने रिप्लेस किए हैं 2 एक्ट को, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड साथ साथ में जो है CLND एक्ट जो है 2010 का, इन दोनों को इसने रिप्लेस कर दिया है। पहले क्या था कि जब तक ये एक्ट थे ना, तब तक जो है सब कुछ हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। गवर्नमेंट की जो भी कंपनियां थी वो सारा जो है न्यूक्लियर पावर की जो भी काम होता था वो देखती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर देख सकते हो, अलाउज प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स टू बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये आगे यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कराया गया आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉज। पहले तो देखो 2 जो न्यूक्लियर एक्ट है उनको रिप्लेस कर दिया गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड CLND एक्ट 2010। उसके जगह पे अब आया क्या है? शांति बिल 2025। याद रखना, इस्टेब्लिशेज अ सिंगल यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्ट्रीमलाइंस रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड लाइबिलिटी प्रोसीजर्स। एंड पहले देखो सब कुछ जो है ना, ये कौन कंट्रोल करता था हमारे यहाँ? अब देखो यहाँ पे ख़त्म किसको कर दिया गया है? एंड ऑपरेशनल मोनोपोली ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सब कुछ जो है पहले NPCIL के द्वारा ही देखा जाता था, लेकिन अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। एंड बात करें, यहाँ पर देख सकते हो, ये फर्स्ट मेजर ओपनिंग ऑफ द सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय से जो है सब कुछ NPCIL के अंडर में था। अब जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है इसको। अब जो है प्राइवेट कंपनियाँ भी यहाँ पर निवेश करेंगी। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा जाए। अच्छा, अब इससे पहले जो है प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं आती थी भारत में? क्योंकि कुछ एक्ट जो थे ना, ये CLND एक्ट जो है, इसमें क्या था कि आपको जो भी, जैसे कि अगर न्यूक्लियर से कोई भी नुकसान होता है ना, तो उसकी जो है कोई भी रकम फिक्स नहीं की गई थी कि अगर मान लो किसी भी नुकसान को कितना दिया जाएगा। मान लो कि जितना भी नुकसान हुआ तो उसकी एक वो थी कि अनलिमिटेड पैसे आपको देने हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है निवेश करेगी तो। लेकिन अब जो है इसको हटाया गया है। अब जो है पैसे को लिमिट बांधा जाएगा कि मतलब इतना इतना पैसा जो है आपको देना पड़ेगा नुकसान होता है तो। पहले क्या था, नुकसान हुआ, अनलिमिटेड पैसे जितने भी करोड़ देने हो देना ही पड़ेगा कंपनी को। इस वजह से जो है प्राइवेट कंपनियां भारत में नहीं आ रही थी। अब जो है इसको हटा दिया गया है। तो शांति बिल 2025 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखेंगे, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है ये, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 बेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पर है, दूसरे पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? कतर में, यहाँ पर देखिए। एंड टोक्यो का जो है हनेदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 3rd पर है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, 0 कार्बन एमिशंस का हमारा लक्ष्य कब तक है भारत का, पता है आपको? 2070 तक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना, जब से स्थापित हुआ था अभी तक जो है यहाँ से कोई भी महिला जो है पास नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो है पहली महिला ये बनी है। इनका नाम है साई जाधव। ये देखिए, यहाँ देखो 23 वर्ष की लड़की है ये। एंड बात करें, ये फर्स्ट वीमेन ऑफिसर बन गई हैं टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एंड देखो 93 ईयर के ट्रेडिशन को इन्होंने जो है तोड़ दिया है। 1932 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था IMA। तब से जो है कोई भी लड़की यहाँ से पास आउट नहीं हुई थी। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 67,000 कैडेट जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी महिला नहीं थी। साई जो है ये पहली वुमेन बन गई हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड कमीशनड एज अ लेफ्टिनेंट इन द टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, आगे देखेंगे,
ये है इनकी तस्वीर, द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर, आप देख सकते हो। Where did the second WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन किक ऑफ इन 2025? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? 17 दिसंबर को आयोजित हुआ ये न्यू दिल्ली, इंडिया में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। कब? 17 दिसंबर 2025। एंड को होस्ट किसके द्वारा किया गया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, साथ साथ में जो है इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको को होस्ट किया है। थीम रही इस बार की रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। बाकी यहाँ पर देख सकते हो फोकस एरिया रहा है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। एंड यहाँ पे बात करें अलाइन विद WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2025 से लेकर 2034 की बात हो रही है। नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर हैं UNO, यूनिसेफ, UNFPA, UNSC जो है, इनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA के न्यूयॉर्क शहर में। IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कहाँ पर है हेडक्वार्टर? इटली के रोम में। फिर है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, ये जो है केन्या के नैरोबी शहर में है। फिर है अंकटाड, WHO, ILO, रेड क्रॉस, WTO, WMO, विपो। फिर यहाँ पर है UNAIDS, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। एंड फिर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, द हेग में है, नीदरलैंड्स के। UNU की बात करें, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी है ये, जापान के टोक्यो में है। यूनेस्को, UECD एंड आइकोमोस की बात करें तो ये कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड यहाँ पर है ओपेक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। फिर बात करें नीचे IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इन दोनों का हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। अब यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे पिछले दिन के करेंट अफेयर्स को। आज कौन सी तारीख है? 19। तो यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 18 दिसंबर के करेंट अफेयर्स को। सॉरी, ये 4th नहीं है, 18th होगा, ठीक है। सॉरी, रुक जाओ, अच्छे से लिखता हूँ। हाँ चलो, बात करें भूटान का जो है नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया 17 दिसंबर को। नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। सीडेक ने हाल ही में अनबिल्ड किया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। अभी जो है आर्टेमिसिनिन जो है, ये न्यूज में था, मलेरियल ड्रग है ये, जो काफ़ी ज़्यादा खबर में बना हुआ था अभी। आंध्र प्रदेश का जो है पोंडुरु खादी को अभी GI टैग रिसीव हुआ है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जो है, इसको जो है अब क्या नेम्ड किया गया है? इसको इंडियाज़ फर्स्ट योगा आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर इसको घोषित कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है परम वीर दीर्घा का, कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। एंड PM मोदी आप सबको पता है अभी कहाँ पर गए थे? इथियोपिया के विजिट पे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी उनको जो है पुरस्कार भी मिला है ना, वहाँ का हाईएस्ट ऑनर। फिर नेक्स्ट है JP मॉर्गन जो है, इन्होंने अनाउंस किया है सेटिंग अप एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट अब कुछ देखो RRB से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। माइनिंग कॉजेज पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ, तो किस कारण जो है खनन प्रदूषण का कारण बनता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्लैग, याद रखिएगा। स्लैज इज द वेस्ट मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर द मेटल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रॉक एंड माइनिंग कॉजेज पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? ये प्रश्न देखो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आज से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार का जो है सबसे ज़्यादा घनत्व है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल डेंसिटी कितनी है? 1106 जो है प्रति किलोमीटर आपको लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड इन 2001 सेंसस की बात करें तब डेंसिटी कितनी थी यहाँ की? 881। टोटल पॉपुलेशन यहाँ बिहार का लिखा हुआ है, लगभग 11 करोड़ के आसपास है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट एन इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड बाई अ प्रेसिडेंटियल ऑर्डर? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 263, याद रखिएगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 263 गेव दैट अ बिटवीन स्टेट गैदरिंग might be laid out if whenever it appears to the president that the public interest would be served as the foundation of a chamber. Sorry. The Indian Constitution was the lengthiest constitution at the time of its adoption.
विच ओरिजिनली हैड कितने आर्टिकल थे स्टार्टिंग में हमारे भारतीय संविधान में? तो टोटल आर्टिकल थे 395, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। एंड हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वर्ल्ड का, सॉरी। एंड यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं आप देख सकते हो, 1,45,000 वर्ड्स हैं। एंड इट वाज कंपोज्ड बिटवीन द ईयर्स 1947 एंड 1950। ओरिजिनली इसमें जो है 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, 22 जो है पार्ट्स थे। एंड ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उससे 30 गुना बड़ा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? काफ़ी इजी प्रश्न है, आप बता दोगे। लॉर्ड वेवेल, सी राजागोपालाचारी, लॉर्ड लेलेंथगो या फिर जवाहरलाल नेहरू? पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।